आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि इतिहास का एक बहुत ही स्याह पन्ना है। हम्म। कमलेश्वर की जिंदा मुर्दे। हाँ, और हमारे हाथ में जो स्रोत है वो ऐसे सबसे भारी, सबसे काली, सबसे बदबूदार कहानी कहते हैं। और ये सिर्फ मतलब कहने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन रचनाओं में से है जिसे पढ़ने के बाद कई दिनों तक मन में एक बेचैनी सी रहती है, एक खलबली मची रहती है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं है बल्कि ये समझने की है कि साहित्य कैसे उस सच को कुरेद कर बाहर निकालता है जिसे सत्ता और समाज दोनों मिलकर दफना देना चाहते हैं। सही बात है। और इस चर्चा का पूरा ताना बाना बुना गया है 1977 के उस दौर पर जब भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी का अंधेरा अभी अभी छटा था। तो कहानी हमें ले जाती है बिहार के एक छोटे से कस्बे में, मधुबन। साल है 1977। इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, पर उसका खौफ, उसकी जो दहशत है, वो हवा में अभी भी घुली हुई है। एक अजीब सी चुप्पी है। हाँ, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा होता है ना, वैसा। और इसी सन्नाटे के बीच हमें मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र रामेश्वर पांडे, करीब 45 साल के एक साधारण से स्कूल मास्टर। लेकिन इमरजेंसी ने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी थी। हाँ, उन्होंने सरकारी नसबंदी के कोटे का विरोध किया था और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। 6 महीने जेल में। और जब वो बाहर आए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। नौकरी नहीं थी, परिवार भी गांव छोड़कर जा चुका था। वो अब बिल्कुल अकेले हैं और रहने का ठिकाना है कस्बे के पुराने कब्रिस्तान के पास एक एक टूटी फूटी झोपड़ी, क्योंकि बस वहीं का किराया वो दे सकते थे। देखिए, यहीं पर लेखक की कुशलता दिखती है। एक ऐसा किरदार चुना गया है जिसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं। और अक्सर ऐसे ही लोग व्यवस्था को चुनौती देने का साहस कर पाते हैं। उसका जो अकेलापन है वही उसकी ताकत बन जाता है एक तरह से। पर क्या ये हमेशा ताकत ही बनता है? मतलब कहानी तो हमें कुछ और भी बताती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक तरफ तो उनका अकेलापन उन्हें किसी भी सामाजिक दबाव से, किसी लालच से आजाद कर देता है। सही। लेकिन दूसरी तरफ कहानी ये भी बताती है कि समाज, हमारा समाज, ऐसे अकेले सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता। व्यवस्था उसे हीरो नहीं बल्कि एक खतरा मानती है। एक खतरा जिसे मिटाना जरूरी है। बिल्कुल। कमलेश्वर यहाँ कोई आदर्शवादी नायक नहीं बल्कि एक असल इंसान की त्रासदी दिखा रहे हैं। और ये त्रासदी एक रात अपने चरम पर पहुंचती है। बहुत तेज बारिश होती है, इतनी तेज कि रामेश्वर की झोपड़ी में पानी भर जाता है। तो वो बाहर निकलते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, बारिश का शोर। और तभी उन्हें दूर कब्रिस्तान में एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखती है, एक लालटेन। डरते डरते वो उस तरफ बढ़ते हैं और जो मंजर वो देखते हैं वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। 10-12 लोग कब्रें खोद रहे हैं। और कमलेश्वर ने उनके चेहरों का जो वर्णन किया है वो ही दिल दहला देता है। हाँ। वो उन्हें चोर या गुंडे नहीं कहते। वो लिखते हैं सूखे हुए, पीले, आंखें धसी हुई, जैसे अभी अभी कब्र से निकले हों। वो खुद मुर्दों की तरह दिख रहे हैं और वो पुरानी कब्रों से लाशें निकालकर एक ट्रक में भर रहे हैं। और यही कमलेश्वर की लेखनी का जादू देखिए। वो चाहते तो इन लोगों को बहुत क्रूर, बहुत भयानक गुंडों की तरह दिखा सकते हाँ, थे। दिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्हें मुर्दों जैसा बनाया। क्यों? क्योंकि क्रूरता का सबसे भयानक रूप वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो इंसानों से उनकी आत्मा छीन लेता है। उन्हें चलती फिरती लाश बना देता है। बिल्कुल। ये लोग अपराधी बाद में है, पहले उस व्यवस्था के शिकार हैं जिसने इन्हें जिंदा मुर्दा बना दिया है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब वो कब्र खोदने वाले मजदूर सिर्फ मोहरे नहीं बल्कि खुद उस कहानी के प्रतीक हैं। हाँ, ये तो कहानी के अंदर एक और कहानी है। ये सिर्फ सरकारी जुल्म की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की सामूहिक मृत्यु की कहानी है। रामेश्वर ये सब छिपकर देख ही रहे होते हैं कि एक चीख सुनाई देती है, एक आवाज जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती है। क्या? जल्दी करो, साहब ने कहा है आज 50 लाशें चाहिए, कल सुबह पटना भेजनी है। और बस सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। हाँ। ये लाशें इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी के बाद इन्फेक्शन से मरे लोगों की हैं। तब उन्हें चुपचाप दफना दिया गया था। और अब सबूत मिटाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। कहानी की एक पंक्ति है, ताकि कोई सबूत न रहे। बस ये एक वाक्य, ये उस पूरी सरकारी मशीनरी के अपराध बोध को नंगा कर देता है। इस सच को जानने के बाद रामेश्वर एक मामूली स्कूल मास्टर से एक विसल ब्लोअर बन जाते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन ज्यादातर कहानियों के विसल ब्लोअर के विपरीत उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई ताकत नहीं है।
बिल्कुल। और यही चीज इस कहानी को ज्यादा यथार्थवादी और ज्यादा खौफनाक बनाती है। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है। नहीं। ये एक ऐसा अकेला इंसान है जिसकी सबसे बड़ी और शायद अकेली ताकत उसकी ज़मीर है। कमलेश्वर हमें उम्मीद नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई दिखा रहे हैं। तो वो व्यवस्था के हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पुलिस, फिर स्थानीय मीडिया, यहाँ तक कि दिल्ली के बड़े पत्रकार तक। और हर दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की नाकामी नहीं है ना? ये तो पूरे सिस्टम के ढह जाने जैसा है। इसे संस्थागत सड़न या इंस्टीट्यूशनल डिके कहते हैं। जब रक्षक मतलब पुलिस और सच का पहरेदार मतलब मीडिया दोनों ही सत्ता के सामने घुटने टेक दें, तो लोकतंत्र की आत्मा ही मर जाती है। हाँ, पुलिस वाला उन्हें पागल कहकर भगा देता है। सोचिए, सच इतना भयानक है कि उसे पागलपन का नाम दे दिया जाता है। और मीडिया, उनके पास तो वो सबूत लेकर जाते हैं, अपने पुराने कैमरे से खींची हुई तस्वीरें। इररिफ्यूटेबल प्रूफ जिसे कहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि अब तो मीडिया जरूर उनकी मदद करेगा, लेकिन पटना पहुंचकर उन्हें जो जवाब मिलता है वो शायद गोलियों से ज्यादा जख्मी करने वाला था। क्योंकि वो जवाब सच और झूठ की लड़ाई के बारे में था ही नहीं, वो तो धंधे के बारे में था। विज्ञापन रुक जाएंगे। बस इस एक वाक्य में उस दौर की मीडिया का पूरा चरित्र सामने आ जाता है। सच की कीमत अखबार के विज्ञापन से कम हो गई थी। तो कमलेश्वर ये दिखा रहे हैं कि इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थे। नहीं, वो एक नैतिक आपातकाल था, एक मॉरल इमरजेंसी जिसने समाज की हर संस्था को अंदर से खोखला कर दिया था। हर तरफ से हार कर रामेश्वर वो कदम उठाते हैं जो शायद उस दौर का सबसे क्रांतिकारी कदम था। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। वो खुद मीडिया बन जाते हैं। हाँ, वो हाथ से एक छोटा अखबार लिखते हैं, पूरी सच्चाई सब कुछ बयान करते हैं। उसकी 50 कॉपियां बनाकर पूरे कस्बे में बांटते हैं और एक कॉपी सीधे कब्रिस्तान की गेट पर चिपका देते हैं। कुल। और फिर वो रात आती है। एक ठहराव के बाद रामेश्वर अपनी झोपड़ी में है, दरवाजा खुला है, उन्हें पता है वो आएंगे। लेकिन इस बार एक फर्क है। क्या? इस बार उनके हाथों में रोशनी देने वाली लालटेन नहीं, बल्कि सब कुछ जला देने वाली मशालें हैं। हाँ, वो रामेश्वर को घेर लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। उनकी जो खामोशी है वो किसी चीख से ज्यादा डरावनी है। वो एक मौन सहमति है। हाँ, उस अकेले सच को दी जाने वाली सामूहिक सजा का ऐलान। और फिर एक साथ सारी मशालें झोपड़ी पर फेंक दी जाती हैं। झोपड़ी जलने लगती है। वो रामेश्वर को पकड़कर घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं। उसी जगह जहां वो सबूत मिटाते थे, वहीं अब वो आखिरी सबूत को मिटाने जा रहे हैं। कहानी का अंत क्रूरता की सारी हदें पार कर जाता है। वो एक नई कब्र खोदते हैं और रामेश्वर पांडे को उसमें जिंदा दफना देते हैं। अगली सुबह कब्रिस्तान में सिर्फ एक नई ताजा कब्र है, बाकी सब कुछ साफ। उस कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है। क्या लिखा है? रामेश्वर पांडे, जन्म 1932, मृत्यु की तारीख की जगह एक सवालिया निशान है। क्योंकि उसकी मौत की तारीख कोई नहीं जानता, या शायद कोई जानना ही नहीं चाहता। सच की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और उस पत्थर पर नीचे छोटे अक्षरों में एक और पंक्ति लिखी है, और वही पंक्ति इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जिंदा मुर्दों ने मारा। हाँ, जिंदा मुर्दों ने मारा। और यही पंक्ति हमें सोचने पर मजबूर करती है। कौन है ये जिंदा मुर्दे? क्या सिर्फ वो लाशें खोदने वाले मजदूर जिनके चेहरे मुर्दों जैसे थे? या फिर वो थानेदार जो सच सुनकर हंसा? वो संपादक जिसने विज्ञापन के लिए खबर दबा दी? वो पत्रकार जिसने मुंह फेर लिया? या फिर वो पूरा मधुबन कस्बा जो सब कुछ देखकर भी मुर्दों की तरह खामोश रहा? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है। वो सब जिंदा मुर्दे हैं। और कहानी का आखिरी वाक्य, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कहानी बस इस एक वाक्य पे खत्म होती है। कौन सा वाक्य? और उस दिन के बाद मधुबन के कब्रिस्तान में कोई नई कब्र नहीं बनी, क्योंकि अब सब जिंदा मुर्दे खुद ही चलकर अपनी कब्र में लेट जाते थे। इस पंक्ति का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले आखिरी इंसान को खत्म कर दिया जाता है, तो पूरा समाज अपनी आत्मा खो देता है। लोग शारीरिक रूप से तो जिंदा रहते हैं, पर उनकी चेतना, उनका ज़मीर वो मर जाता है। वे अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं और खुद ही अपनी कब्र में लेट जाते हैं। ये एक समाज की नैतिक मृत्यु का ऐलान है। कमलेश्वर ने बिना किसी नारेबाजी के, बिना किसी भड़काऊ भाषा के, इमरजेंसी के उस भयावह सच को और समाज की सड़न को इस तरह बयां कर दिया कि ये कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल, यही तो साहित्य की ताकत है। ये हमें मजबूर करती है कि हम खुद से पूछें कि जिंदा होना क्या सिर्फ सांस लेना है,
या अन्याय के खिलाफ बोलना भी जिंदा होने की एक शर्त है। कमलेश्वर की ये कहानियां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल व्यवस्था से, समाज से और शायद हम सब से। स्रोत के अंत में एक बहुत ही बेचैन करने वाली बात कही गई है, जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। अब कुछ देर के लिए सब कुछ शांत कर दीजिए और कान लगाकर सुनिए। कहीं आसपास से मिट्टी खोदने की आवाज सुनिए? अरे या कोई अंदर से दरवाजा तो नहीं खटखटा रहा?